नमस्कार। इस इकाई में हम धरती धन ना अपना उपन्यास का आंचलिक पहलू देखेंगे, उस पर बात करेंगे। आंचलिकता हिंदी उपन्यास में एक चर्चित मुद्दा रहा है। इसकी चर्चा शुरू होती है फणीश्वर नाथ रेणु से। तो हम जगदीश चंद्र तक आने से पहले थोड़ा देखें कि जो विकास क्रम है आंचलिकता का वो क्या है। अंचल का मतलब है एक भूभाग में रहने वाली आबादी। उस भूभाग का की जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विशिष्टता है, वहाँ का खान पान, वहाँ की बोली बानी, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के गीत नृत्य, ये सब उस आंचलिकता में आते हैं। तो जब मैला आंचल लिखा 1954 में छपा रेणु ने, तो रेणु ने उसकी भूमिका में ये बात कही थी, यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। इसमें उन्होंने कहा कि इसमें सुख भी है, दुख भी है, राग भी है, विराग भी है, कीचड़ भी है, कमल भी है, कांटे भी हैं, फूल भी हैं। दोनों चीज़ें मिल करके आंचलिकता बनाती हैं, किसी एक तरफ नहीं है। जो हिंदी उपन्यास की धारा आ रही थी यथार्थवादी, उससे इसको अलग माना गया, जिसमें कोई एक राजनीतिक दृश्य नहीं है, बल्कि तमाम दृष्टियां एक साथ उपस्थित होती हैं। कोई उद्देश्य के तहत उपन्यास नहीं होता, कोई एक समस्या नहीं होती, बल्कि तमाम तरह की समस्याएं एक साथ होती हैं, तमाम तरह के जीवनानंद एक साथ होते हैं। समस्या पर उतना ध्यान नहीं होता आंचलिक उपन्यासों में जितना कि आनंद पर ध्यान होता है, रंजन पर ध्यान, रंजन तत्व प्रमुख होता है। अलग अलग जो लैंडस्केप हैं, जो भूदृश्य हैं, आकर के मिलते हैं और पूरा एक रंग बिरंगा परिदृश्य उपस्थित हो जाता है। लेकिन रेणु से पहले नागार्जुन के उपन्यास थे इसी धारा के। ख़ासतौर से उनका रत्नाथ की चाची 1948 में और बलचनमा जो 1952 में, 2 साल पहले छपा था मैला आंचल से। तो वहाँ पर लेकिन उनको आंचलिक उस रूप में नहीं माना गया, यद्यपि ये दोनों ही उपन्यास मिथिलांचल को बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मतलब क्या कहें कि रागात्मकता के साथ पेश करते थे। लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें विचारधारा उपन्यास की वो मुख्य है। रेणु ने विचारधारा को पीछे कर दिया है, जीवन को आगे कर दिया है, तो इसलिए वो आंचलिक माना गया। बाद में इसको भी आंचलिक माना गया। आंचलिक उपन्यास यानी कि जहाँ पर कोई व्यक्ति नायक नहीं होता, बल्कि वह अंचल ही नायक होता है, वो इलाका ही नायक की भूमिका में होता है। बाकी जो पात्र होते हैं वो उस आंचलिकता में अलग अलग जगहों पर सक्रिय होते हैं। कथा सूत्र को जोड़ने वाला, कथा सूत्र का जो क्या कहें कि केंद्रक है, नाभिक है, वो अंचल है, पात्र नहीं है। इस लिहाज से देखेंगे तो आपको धरती धन ना अपना के बारे में कुछ और विचार बनाना पड़ेगा, लेकिन हम आगे देखेंगे उस चीज़ को। अभी तो हम ये समझें कि ये इस उपन्यास की आंचलिकता शुरू कैसे होती है, उसका इतिहास क्या है। तो ऐसा मानते हैं कि आंचलिकता की शुरुआत जो बांग्ला बैकग्राउंड पर बांग्ला में लिखा गया उपन्यास है सतीनाथ भादुड़ी का, जो उनको माना जाता है कि उनसे बहुत कुछ ग्रहण किया रेणु ने। ढोढाय चरितमानस से भारत में आंचलिक उपन्यास की धारा शुरू हुई मानी जाती है। उड़िया उपन्यासकार हैं गोपीनाथ महांती,
उनके 2 उपन्यास अमृत संतान और माटी मटाल, इनको आंचलिक उपन्यास माना गया है। भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा, विवेकी राय हैं, रामदरस मिश्र हैं, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, ये सब आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। बाद के दिनों में फिर मैत्री पुष्पा की भी इसी में गिनती होती है, जो बुंदेलखंड के जीवन को पेश करती हैं। पीछे जाएं तो राग दरबारी की भी लोग चर्चा कर देते हैं, लेकिन इनको मानते हैं कि ये या राही मासूम रजा की ये नीम आंचलिक कथाकार हैं। नीम आंचलिक मतलब आधे आंचलिक हैं और आधे गैर आंचलिक हैं। तो ये एक इसका बैकग्राउंड है आंचलिकता का, आंचलिक उपन्यासों का। धरती धन्ना अपना में अगर जो मुख्य चीज़ देखी जाए आंचलिकता की, नायक वाली बात, तो वहाँ पर न तो घोड़ेवाहा, रल्लण, ये जो दो गांव हैं जहाँ पर ये कथा विकसित होती है। घोड़ेवाहा जो पैतृक गांव है, रल्लण जो मामा का गांव है, जो उनका ननिहाल है। तो ये इन दोनों में कथा घूमती है। दोनों ही इलाके महत्वपूर्ण हैं, लेकिन नायक नहीं है। नायक तो काली है, लेकिन फिर भी ये जो कथा है, ये जो भूगोल है दोआबा का, पहाड़ी इलाका है, पानी यहाँ पर उस तरह से टिकता नहीं है। चो यहाँ के जीवन का प्रमुख हिस्सा है। चो जो है, जिसको पहाड़ी नदी या नाला कहेंगे, बारिश के समय में भर जाएगा और बाकी समय पर सूखा रहता है, बच्चे उसमें खेलते हैं, तो बच्चों के खेलने का वो कहीं स्थान देता है। चो की बड़ी क्या कहें कि इस उपन्यास में और उस जीवन में, दोआबे के जीवन में, होशियारपुर में बड़ी महती भूमिका है। इन दिनों तो जो बदहाल है उसमें तो पानी नहीं होता, वो तो सब मतलब इलाका ही उखड़ गया है। लेकिन जब ये उपन्यास लिखा जा रहा है 50-55 के दौरान, तब तक तो इसकी बड़ी मतलब इस भौगोलिक क्षेत्र को की पहचान देने वाली चीज़ थी चो, इस पहाड़ी नदी थी। तो चो एक इस आंचलिकता को बताने के लिए, चो की जो नमी है उससे बहुत सारी वनस्पतियाँ, बहुत सारे छोटे छोटे क्या कहें झुरमुट पेड़ों के, घासों के वो पैदा होते हैं, और उनसे गुजरते हुए, उन दृश्यों को देखते हुए, क्योंकि आंचलिकता में प्रकृति जो है वो उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो वो जो हरितिमा है, जो हरा भरापन है चो के कारण, वो उससे नायक काली गुजरता है और उसको मतलब खुद उपन्यासकार उससे प्रेरणा लेता रहा है, और इधर काली भी उससे मतलब है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। 4 जिले हैं जो इस दोआबे में आते हैं। खुद एक होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला और नवांशहर, जहाँ पर ये अंचल दोआबा का फैला हुआ है। 2 नदी के बीच आब जो है वो पानी या नदी है, दो नदी, बहुत सारे जहाँ बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर 2 नदियाँ गुजरती हैं, उसके मध्य का जो इलाका होता है वो दोआबा होता है। दोआबा इलाके आमतौर से फर्टाइल माने जाते हैं, उपजाऊ माने जाते हैं। ये भी इलाका उपजाऊ है, लेकिन चूँकि पहाड़ी है इसलिए यहाँ पर मतलब पठारपन भी कम नहीं है। तो जब चो में पानी आता है तो बच्चों की तो मौज हो जाती है,
वो आंचलिकता बड़े मुखर रूप में, बड़े प्रखर रूप में, बड़े मतलब कि प्रफुल्लित तरीके से दिखाई पड़ती है। पानी में नहाते हुए बच्चे जीवन का एक जो आनंदित करने वाला हिस्सा है वो रचते हैं। वो दृश्य बहुत ही मोहक होता है। लेकिन जब पानी अधिक हुआ और पानी भर गया घरों में, तो पानी तबाही भी लाता है। और ख़ास तौर से जो गांव का दक्षिण टोला होता है, गांव का जो दलित मोहल्ला होता है, वहाँ पानी ज़्यादा भरता है। जो बाढ़ आई है इस उपन्यास में, तो फिर की विभीषिका दिखाई पड़ती है। जो अभी तक आनंद का हेतु और स्रोत थी, अब वो दहशत और भय का कहें कि केंद्र बन गई। इतना पानी है, पूरा सारे घर उसी में डूब जाते हैं, सामान तैरने लगते हैं, गंदगी और घर की कहें बर्तन और अनाज सब मिल जाते हैं। तो पूरा मतलब बहुत ही बदबू भरा दृश्य हो जाता है उस चोक के कारण। तो चोक के दोनों ही रूप इसमें दिखाए गए हैं। ये गांव की जो गंध है, असल में आंचलिकता का आशय है कि अंचल के प्रति रागात्मक भाव, अंचल के प्रति लगाव। तो ये रागात्मक भाव तो है काली में, और इसी रागात्मकता के चलते जो गांव की गंध है उसको आकर्षित करती रहती है और वो गंध खींच लाती है। मतलब अंतर्द्वंद चले होंगे काली के मन में, जाऊं कि न जाऊं असमंजस पैदा हुआ होगा, लेकिन गांव की गंध, ये गांव की गंध जो है, मिट्टी की सौंधी जो महक आपको मिलेगा किताबों में लिखा हुआ, ये सौंधी महक है जो ले आई है काली को वापस 6 साल बाद में अपने गांव में। तो ये आंचलिकता का एक खास पहलू है कि गांव के प्रति लगाव है। लेकिन क्या ये लगाव टिकता है? क्या गांव वाले इस लगाव को बने रहने देना चाहते हैं, ख़ासतौर से चौधरी लोग और इसी मतलब दलित मोहल्ले के लोग? तो ये चीज़ जो राग पैदा हुआ, जो दूर रह करके ये राग विकसित हुआ, जो उस गांव में रह रहे हैं वो तो उस राग में नहीं डूबे हैं। जैसे मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत जब आता है उस मेरीगंज में, तो वो तो उन दृश्यों को देख करके, कमली नदी को देख करके, वो उस गाछ को देख करके हो सकता है प्रफुल्लित, लेकिन जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए उस तरह से वो आनंद का मामला नहीं बनता। तो काली के लिए है क्योंकि काली कुछ दिन तक बाहर रहा है, बाहर रहते हुए इस अंचल के प्रति उसके मन में एक नॉस्टैल्जिया पनपा है। वो नॉस्टैल्जिया ही जिसको मैंने राग कहा है, जो एक तरह से अतिराग है, नॉस्टैल्जिया मोह के तक जाता है। तो वो काली जो है वो उस नॉस्टैल्जिक होकर के उस राग में बंध करके उस गंध के आह्वान पर लौटता है। ये उसकी आंचलिकता का मैंने कहा एक महत्वपूर्ण पहलू है। आंचलिकता में ये भी है कि जो गांव के तीज त्यौहार हैं, गांव की जो मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, जिसको आज की भाषा में कहें तो अंधविश्वास, वो सब भी हैं। अब दो प्रसंग इसमें बड़े ख़ास तौर से सामने आते हैं। एक तो ये कि जब भी कोई बाहर से आता है तो उसके आने को मांगलिक बनाने के लिए जो भी अशुभ है वो उतर जाए, जो भी बुरा है वो टल जाए, जो अनिष्ट है वो नष्ट हो जाए, इसके लिए एक प्रथा है, एक रिवाज है कि तेल की बूंद उसके ऊपर करके और ड्योढ़ी पर डाली जाती है कि बस जो भी बुरी चीज़ें हैं इसके आगे ना आए, घर में ना घुसें। अब चाची जो है वो इस बात को लेकर के बहुत प्रफुल्लित है कि उसका कहें कि काली लौट आया है,
लेकिन और उसको ये भी रिवाज निभाना है, ये भी निभाना है, क्या कहते हैं, प्रथा कि भाई तेल गिराना है, तेल की बूंदें गिरानी है ड्योढ़ी पर। शीशी ले आती है तो शीशी में तेल ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत हास्यास्पद, लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत कारुणिक स्थिति पैदा होती है। और चाची किस तरह से तेल निकाल पाती, एक बूंद तेल निकलता है, लेकिन वो प्रथा पूरी करनी है, वो ये रिवाज, ये जो एक कहें कि चली आ रही परंपरा है, उसको कायम रखना है। तो चाची एक बूंद तेल किसी तरह से ड्योढ़ी पर गिराती हैं, वो अंदर आता है। डॉक्टर बिशन दास के संपर्क में है काली, और काली को लगता है कि नहीं, मतलब इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए, लेकिन काली के जो संस्कार हैं उसको परंपरा से, यानी कि जो अंधविश्वास की परंपरा है उससे जोड़े भी रखते हैं। जोड़ने का मतलब यह है कि मतलब वो विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, वो ये नहीं सोचता कि ये जो जिन प्रथाओं को मान रहा है, ये प्रथाएं उसके काम की नहीं हैं। चाची बीमार होती हैं, डॉक्टर बिशन दास दवाई देते हैं, दवाई दी, 2 दिन तक फ़ायदा होते हुए नहीं दिखा, तो वो मतलब गांव वालों के आ जाता है झांसे में, कहने में, झांसा ना कहें, कहने में आ जाता है, और उसको लगता है कि ज़रूर कोई ऊपरी साया है, ज़रूर कोई बाहरी हवा है, और फिर वो झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाता है। दवा रुक जाती है चाची की और झाड़ फूंक शुरू हो जाती है, और उसी में चाची की मृत्यु हो जाती है। चाची बच सकती थी अगर उनका ठीक इलाज होता, लेकिन वो झाड़ फूंक में चाची को गंवा देता है। लेकिन ये बोध नहीं है उसको, जो आंचलिकता है उसमें एक हिस्सा इसका भी होता है कि वो विश्वास बने रहते हैं। तो वो विश्वास काली में बना हुआ है कि हाँ, ये ऊपरी हवा गई तो चाची स्वस्थ हो जाएंगी। चाची इसको स्वस्थ नहीं होना है, नहीं होती हैं, लेकिन वो विश्वास बना रहता है। ऐसे ही पढ़ाई को लेकर के या मकान बनाने को लेकर के अंधविश्वास है, बच्चों को पढ़ाने से अनिष्ट हो जाएगा, ये एक चीज़ रहती है, और ये बहुत जगहों पर दिखाई पड़ती है। तो इस अंचल की खासियत है। लेकिन ख़ासतौर से उन बच्चों को जो दलित समाज के हैं, उनके सारा अनिष्ट जो है वहीं पर हो सकता है, तो वो उनको डरा करके रखा गया है। ये इस अंचल की एक खासियत ये भी है। एक खासियत ये भी है कि विवाह तो माता पिता तय करते हैं, बड़े बुजुर्ग तय करते हैं, बड़े बूढ़े तय करते हैं। कहें कि एडल्ट लोग आपस में तय नहीं कर सकते। इसलिए जब काली और ज्ञानों का प्रेम संबंध होता है तो ये आंचलिक दबाव है, ये उन कुप्रथाओं का दबाव है जो इसको अनुमति नहीं मिलती, इस प्रेम संबंध को अनुमति नहीं मिलती, क्योंकि परंपरा इसकी अनुमति नहीं देती, परंपरा में ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए ये इसको विवाह तक नहीं ले जा सकते। ये आंचलिकता का जो अशुभ पक्ष है ये है। जो उसका सौंदर्यात्मक पक्ष है उसको तो हमने देखा और उसको हमने सराहा भी, लेकिन जो इसका दूसरा पहलू है वो भी हमको देखना चाहिए कि ये जैसे महिला आंचल को याद करें, आपके कोर्स में है, तो वहाँ पर भी जो इंजेक्शन को लेकर के, दवाओं को लेकर के, बीमारियों को लेकर के जो अंधविश्वास हैं वो बने हुए हैं, यहाँ पर भी ये बने हुए हैं। इस अंचल की एक और ख़ास बात है, जो आंचलिक पहलू है धरती धन्ना अपना का, उसकी एक और ख़ास बात है कि दलितों का अपनी जो बस्ती है, जो उनकी आबादी है, वो अपनी ज़मीन पर नहीं है। वो ज़मीन जो है ग्राम समाज की है, वो ज़मीन गांव की है, यानी कि उस पर उनका मौरूसी हक है। मौरूसी हक है तो जब तक वो हैं
उनकी संतानें हैं उस मकान में, तब तक तो वह उनका है। लेकिन वो हमेशा के लिए उनका नहीं है, उनके नाम पर वो लिखी हुई ज़मीन नहीं है। तो जब काली को मकान बनाने से रोका जाता है तो उसमें यही तर्क होता है कि भाई ये ज़मीन तो शामलात की है, सबकी है, मौरूसी नहीं है, मतलब आपकी मौरूसी है, आपकी निजी नहीं है। ये जब तक आप यहाँ हैं तब तक आप यहाँ पर हैं, हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहेंगे। ये इस उपन्यास की एक अलग विशेषता है कि ये अंचल, और इसी लिहाज से अगर आप देखें तो मतलब अंचल के प्रति जो रागात्मक संबंध है, जिसको हम कहते हैं भूस्वामी, जिसको हम कहते हैं ऊपरी तबके के लोग, उच्च वर्ग के लोग, उच्च जातियों के लोग, वो तो नॉस्टैल्जिक होते हैं, वो तो राग उनमें पनपता है अपने जन्म स्थान के प्रति। लेकिन दलित समाज में, दलित समाज के जो जागरूक चेतनशील युवा हैं, युवती हैं, वो उस तरह से नॉस्टैल्जिक नहीं हो सकते, क्योंकि उनका वहाँ पर अपना क्या है, किसको लेकर के वो नॉस्टैल्जिक होंगे, किसको लेकर के वो राग में डूबेंगे, वो तो नहीं है ना। वो मतलब एक क्षण के लिए तो आकर्षण होता है, लेकिन ये आकर्षण टिकता नहीं है। जो मकान है जहाँ पर उनको हाजत रफ़ा होने के लिए जाना होता है, नित्य क्रिया करने के लिए जाना होता है, वो चौधरियों के खेत हैं, चौधरियों के बगीचे हैं, जब चाहें तो बहिष्कार कर देते हैं, रोक देते हैं, वहीं आजीविका देते हैं, उन्हीं के खेत से आए हुए अन्न से पेट भरता है। तो अपना क्या है? अंचल है, लेकिन ये अंचल अपना नहीं है। ये अंचल आप देखें तो उस तरह से टिकाऊ संबंध में नहीं बदल पाता, राग नहीं बन पाता। बोली बानी से भी आंचलिकता का संबंध होता है। रेणु के यहाँ देखें तो भोजपुरी और मैथिली का एक मिश्रित रूप दिखाई पड़ता है। उस तरह के गीत आते हैं। नागार्जुन के यहाँ देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा मैथिली संस्कृति, उस तरह की खान पान, उस तरह की गीत, उस तरह की बोली बानी। ऐसे ही आप देखें धरती धन्ना अपना को तो आप पाएंगे जो पंजाबी भाषा है उसमें भी जो होशियारपुर की पंजाबी है, उस तरह के वाक्य, उस तरह के शब्द, उस तरह का गठन, उस तरह की बोली आपको दिखाई देगी इस उपन्यास में। ये उपन्यास मतलब उनका एक हिंदीकरण कर दिया गया है। हिंदीकरण करने के बावजूद वो पंजाबियत बरकरार है। पंजाबीपन आपको दिखाई पड़ेगा कृष्णा सोबती के यहाँ भी, पंजाबीपन दिखाई पड़ेगा आपको यशपाल के यहाँ भी, पंजाबीपन आपको दिखाई पड़ेगा जो भी इस भीष्म साहनी वगैरह जो इस बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं। होशियारपुर से जिनका संबंध है उनसे आप पूछें, इस उपन्यास के जो शब्दों का चयन हुआ है, जो पंजाबी शब्द आए हैं, वो हिंदी बनाने के बावजूद उनका पंजाबीपन बरकरार है, और यह कोई दोष नहीं गिना जाता। आंचलिक उपन्यासों में आंचलिक शब्द, आंचलिक भाषा, आंचलिक मुहावरे, आंचलिक अभिव्यक्तियाँ वो दोष नहीं है, गुण हैं। इसी से उनकी आंचलिकता निर्मित होती है। अब आप देखें कि इस इलाके के लोग एक खास तरह से बात करते हैं। खेत के एक कोने पर चौधरी खड़ा हुआ है, दूसरे कोने पर उसका काम करने वाला खड़ा हुआ है, दोनों दो को। अब उनके बोलने में अगर धीरे बोलेंगे तो आवाज़ वहाँ तक जाएगी नहीं। 4 खेत बाद में मजदूर काम कर रहा है, हलवाहा काम कर रहा है, बुलाना है। तो ये सैकड़ों साल से जो चली आ रही परंपरा है, उसने उनके बोलने के ढंग को प्रभावित किया है, इसलिए वो जोर से बोलते हैं।
काफ़ी ऊंचे स्वर में बोलते हैं। ये उस इलाके के लोगों की, मतलब दलितों की भी ये स्थिति है और चौधरियों की भी ये स्थिति है। बहुत ज़ोर की आवाज़ होती है, उच्च स्वर में बोलते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। और वो मैं कह रहा हूँ कि जो भौतिक स्थिति है इसकी वजह से है। एक कमरे में बैठे हुए लोग बात करते हैं तो उनकी आवाज़ धीमी होती है। दूर दूर होकर के बात करते हैं, 3 खेत के अंतर से बात करते हैं तो आवाज़ ऊंची हो जाती है। या जब क्या कहें कि बुलाना होता है अपने काम करने वाले को, तो उनकी आवाज़ ऊंची रहती है, वो धीमी आवाज़ में नहीं। तो ये ऊंची आवाज़ आप पाएंगे कि इस उपन्यास में जगह जगह पर इसका संकेत है। अब फिर देखें कि इस उपन्यास की जो भाषा है उसमें इस अंचल का क्या रोल है भाषा के निर्माण में, भाषा के प्रयोग में। तो चूंकि ये अंचल जातिवाद से ग्रस्त है, इसलिए भाषा में भी जातिवाद दिखाई पड़ता है। किस तरह से दिखाई पड़ता है भाषा में जातिवाद? यह है कि चौधरियों की अभिव्यक्तियों में, वाक्यों में, संबोधनों में गाली की भरमार है। वो गाली दे करके ही बात करते हैं दलितों के साथ। शुरू में गाली है वाक्य के, मध्य में गाली है, अंत में गाली है, और कई बार सिर्फ गाली दे करके ही काम चला लेते हैं। गाली देने से एक तो उनके अहम की पुष्टि होती है, दूसरा जो अपमानित करना है उसकी, और तीसरा यह कि ये तो इसी तरह की भाषा के लायक बने हैं। तो ये इस अंचल की भाषा में जाति आधारित विभेद, जाति आधारित गालियाँ, जाति आधारित अभिव्यक्तियाँ ये मिलती हैं। इस अंचल को गीतों का तो उस तरह से नहीं इस्तेमाल है इस उपन्यास में, जैसे आप पाएंगे मैला अंचल में या दूसरे आंचलिक उपन्यासों में गीत बहुत आते हैं, उस तरह से तो नहीं है, लेकिन भाषा में तो जाति आधारित। इसके अलावा जो स्त्री पुरुष संबंध हैं उनमें आप देखेंगे कि पुरुष की भाषा स्त्री के प्रति वो जेंडर के जो पूर्वाग्रह होते हैं उससे ग्रस्त है। वो एक अथॉरिटी में रह कर के पुरुष बोलते हैं स्त्रियों को लेकर के। जो गालियां हैं, एक तो जात सूचक गालियां हैं और दूसरी लैंगिक गालियां हैं, लिंग सूचक गालियां हैं कि भाई मतलब दो ही तबके हैं समाज में जो नीचे हैं, जो दबाए गए हैं, तो स्त्रियां और दलित। तो ये इस इलाके की भाषा, इसकी आंचलिकता जो इस भाषा से बनती है, तो उस भाषा में जिस तरह से फुसफुसाहटों की भाषा होती है, एक व्यक्ति कर रहा है काली को उत्साहित कि वो ज्ञानों का शीलभंग कर दे, तो वो जो मतलब फुसफुसाहटों की भाषा है, जो उस मतलब भाषा का और व्यवहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो बहुत ही प्रिजुडिस्ड है, बायस्ड है। तो ये जो भाषा है वो उस आंचलिकता का निर्माण करती है, और वो जाति, वर्ग और जेंडर तीनों तरह के जो संबंध हैं, जो असल में सत्ता संबंध हैं, वर्ग, जाति और जेंडर के संबंध सत्ता संबंध हैं, इस सत्ता संबंध को व्यक्त करने वाली वो उस भाषा के नमूने आप इकट्ठे कर लें इस उपन्यास से तो आपको मालूम हो जाएगा ये अंचल, इस अंचल का कंपोजिशन कैसा है, इस अंचल में किस तरह के लोग रहते हैं, उनमें आपस में किस तरह के रिश्ते हैं, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन आदेश देता है, कौन उसका पालन करता है, कौन निर्देश देता है, कौन उसके मातहत है। तो ये भाषा खुद ही बोल देगी, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसकी आंचलिकता के ये अलग अलग पहलू हैं।
चाहे वो भाषा का हो, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो वर्ग का हो, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो स्त्री पुरुष संबंधों का हो, प्रेम संबंधों का हो, सांस्कृतिक इतिहास का हो, ये इसके अंचल को निर्मित करते हैं। चो नदी इस अंचल की पहचान है। जो चो नदी का है ना, चो पर्याप्त है। इस अंचल को रूपाकार देने में चो की भूमिका है। तो इस तरह से ये इस उपन्यास की आंचलिकता के विभिन्न पहलू उजागर होते हैं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।